नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी के पन्नों में उतर रहे हैं जो नक्शों पर नहीं मिलती। पूर्वी यूरोप के घने जंगलों में कहीं खोया हुआ गांव वीरवुड और उसके बिल्कुल बीचों बीच एक रहस्यमयी कुआं। हाँ, और इसका जिक्र मिलता है एक छोटी कहानी के अंश में, द विस्पर्स ऑफ वीरवुड। बिल्कुल। ये अंश एक ऐसी भूली हुई जगह और उसके उसके भयानक राज की तस्वीर खींचता है। एक ऐसी जगह जो बाहरी दुनिया की पहुंच से एकदम परे लगती है। हाँ, तो हमारा इरादा सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि इस स्रोत के जरिए ये समझना है कि कैसे अलगाव, डर और अनकही बातें एक पूरे समुदाय को बदल सकती हैं। जी, हम वीरवुड के उस खौफनाक माहौल और कुएं के रहस्य की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। कि वो कुआं आखिर क्या था, पानी के अलावा क्या समेटे हुए था। तो चलिए वीरवुड के इस धुंधली तस्वीर को थोड़ा और साफ करते हैं। ठीक है। तो कल्पना कीजिए, एक घना, बहुत पुराना जंगल हाँ, जहाँ पेड़ काई से ढके हैं। और इतने घने कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से नीचे आती है। हवा में एक अजीब सी स्थिरता है। खामोशी। हाँ, खामोशी। और इसी के बीच बसा है बीरवुड। स्रोत बताता है कि ये गांव नक्शों से गायब है कोई पक्की सड़क नहीं जाती वहां तक। और कहते हैं जो कभी गए वो लौटे नहीं। हम्म। एक वक्त था जब यहाँ मुश्किल से 30 लोग रहते थे, अपनी ही शांत अलग थलग दुनिया में। और इसी अलगाव पर गौर करना जरूरी है। ये सिर्फ एक भौगोलिक दूरी नहीं है। अच्छा। हाँ, ये एक मनोवैज्ञानिक स्थिति भी बनाता है। सोचिए, जब कोई समुदाय बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट जाता है, हाँ, तो वो न सिर्फ बाहरी खतरों के लिए ज्यादा संवेदनशील हो जाता है, बल्कि उसके अपने अंदरूनी डर, उसके विश्वास, वो बहुत ज्यादा केंद्रित और तीव्र हो जाते हैं। सही कहा। वीरवुड का ये अलग थलग होना ही उस त्रासदी की, कह सकते हैं, जमीन तैयार करता है। बिल्कुल, और इसी अलग थलग गांव के केंद्र में है वो कुआं। हाँ, वो पत्थर का बना, टूटा फूटा सा। और कहानी के अनुसार पास के चर्च के खंडहरों से भी पुराना। उसकी प्राचीनता ही उसे एक रहस्यमयी आभा देती है ना? हाँ, पर इससे भी अजीब है गांव वालों की चेतावनी। स्रोत जिक्र करता है कि वे बाहरी लोगों को इसमें सिक्के डालने से मना करते थे। ये दिलचस्प है। आमतौर पर कुओं में सिक्के इच्छा पूरी करने के लिए डाले जाते हैं। वही तो, लेकिन यहाँ वजह डर थी। उनका कहना था ये कुआं इच्छाएं पूरी नहीं करता, ये सुनता है। सुनता है। हाँ, ये एक छोटा सा शब्द सुनना पूरे माहौल को बदल देता है। बिल्कुल बदल देता है। ये सुनने वाला कुआं पारंपरिक लोक कथाओं के इच्छा पूर्ति वाले कुओं से बिल्कुल अलग है। कैसे? देखिए, इच्छा वाला कुआं एक निष्क्रिय उम्मीद का पात्र है। आप सिक्का डालते हैं, उम्मीद करते हैं। पर एक सुनने वाला कुआं, हम्म। ये सक्रियता का संकेत है, एक तरह की चेतना का, जो शायद तटस्थ ना हो। ये विचार ही अपने आप में परेशान करने वाला है। सही कह रहे हैं। क्या ये सिर्फ आवाजें सुनता है, या विचार, डर, गुप्त इच्छाएं भी? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, जो स्रोत हमें सोचने पर मजबूर करता है, ये सुनकर करता क्या है? क्या मतलब? क्या ये जानकारी जमा करता है या उसका इस्तेमाल करता है? ये सिर्फ बैकग्राउंड नहीं लगता, कहानी का एक सक्रिय किरदार लगता है। हाँ, ये बात तो है। और इसी रहस्यमयी पृष्ठभूमि में कहानी का रुख तब बदलता है जब फसल उत्सव के समय हाँ। घने कोहरे में लिपटी एक अजनबी महिला गांव में आती है। अच्छा। स्रोत उसके हुलिये पर खास ध्यान दिलाता है। काले कपड़े पहने हुए हाँ। और उसकी आंखें आंखें। कैसी आंखें? असामान्य रूप से पीली। स्रोत कहता है इंसानी नहीं लगती। ओहो, ये तो सीधा संकेत है किसी गड़बड़ का। हाँ, गांव वाले शायद अपनी पुरानी मेहमान नवाजी की परंपरा के चलते उसे रहने की जगह दे देते हैं। यहाँ एक तनाव दिखता है ना, परंपरा और वो अंदरूनी एहसास की कुछ ठीक नहीं है। बिल्कुल, और ठीक उसी रात से फुसफुसाहटें शुरू हो जाती हैं। आह, फुसफुसाहटें। गांव में नहीं थीं। देखिए, लोक कथाओं में अजनबी का आगमन अक्सर स्थापित व्यवस्था में उथल-पुथल का प्रतीक होता है। वो बाहर से आया तत्व होता है जो या तो समुदाय को चुनौती देता है या उसके अंदर छिपी किसी चीज को उजागर कर देता है। अच्छा। इस मामले में महिला की वो अमानवीय आंखें और उसका रहस्यमय आगमन उसे किसी अलौकिक या अशुभ शक्ति का प्रतीक बनाते हैं। वो सिर्फ एक यात्री नहीं, वो एक उत्प्रेरक है, एक कैटलिस्ट। वीरवुड के पतन की शुरुआत करने वाली। हाँ, कह सकते हैं। उसका आना शायद गांव के अंदर पहले से मौजूद किसी दरार को और चौड़ा कर देता है। और ये फुसफुसाहटें
शुरुआत में बहुत हल्की थी, स्रोत बताता है जैसे हवा में पत्तों की सरसराहट या दूर से आती कोई अस्पष्ट आवाज। हाँ, जिसे आसानी से नजरअंदाज किया जा सके। लेकिन धीरे धीरे माहौल बिगड़ने लगता है और यहाँ से कहानी वाकई सिहरन पैदा करने वाले मोड़ लेती है। कैसे? क्या होता है? पहले जानवरों पर असर दिखता है। स्रोत बताता है कि किसी की आंखें गायब मिलती हैं। आंखें गायब? हाँ, किसी की जीभ कटी हुई मिलती है। ये हिंसा बेतरतीब नहीं लगती, बल्कि सोची समझी क्रूरता लगती है। ओह! फिर डर घरों में घुसता है। बच्चे कहते हैं कि रात को उनके बिस्तर के नीचे कोई हंसता है। बिस्तर के नीचे? ये तो बहुत डरावना है। बिल्कुल, ये निजी सुरक्षा के एहसास पर सीधा हमला है। और फिर पुजारी के कुत्ते का क्या होता है? क्या? वो घंटी टावर की रस्सी से लटका मिलता है, मरा हुआ। हे भगवान, ये अप्राकृतिक मौत धार्मिक प्रतीकावाद पर भी चोट करती है। हाँ, समुदाय के विश्वास पर। और इन सब के साथ वो फुसफुसाहटें तेज और स्पष्ट होती जाती हैं। इन घटनाओं का पैटर्न देखिए। ये सिर्फ शारीरिक हिंसा नहीं है, ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक युद्ध जैसा है। मनोवैज्ञानिक युद्ध? हाँ, आंखें गायब होना, देखने की क्षमता छीनना, शायद सच को देखने से रोकना, जीभ का कटना, बोलने की क्षमता छीनना, संवाद खत्म करना। बिस्तर के नीचे हंसी, सबसे सुरक्षित जगह पर डर का घुसपैठ, कुत्ते की मौत, वफादारी और शायद धार्मिक संरक्षण का अंत। सही विश्लेषण है। ये सब मिलकर गांव वालों की यथार्थ बोध और सुरक्षा की भावना को धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। और फुसफुसाहटें, वो सिर्फ शोर नहीं, वे इस मानसिक विघटन का साउंड ट्रैक बन जाती हैं, डर का संक्रमण फैलाती हुई। और इस बढ़ते खौफ के बीच वो अजनबी महिला? हाँ, उसका क्या हुआ? वो गायब हो जाती है। कहानी कहती है उसे फिर किसी ने नहीं देखा। गायब कैसे? कुछ का मानना है कि अपनी 13वीं रात को उसी कुएं में उतर गई, वापस नहीं आई। कुएं में उतर गई? हाँ, उसका गायब होना भी उतना ही रहस्यमय है जितना उसका आना था। क्या वो अपना काम करके चली गई, या वो कुएं का ही एक हिस्सा थी? स्रोत हमें कोई सीधा जवाब नहीं देता। रहस्य और गहरा गया। बिल्कुल, लेकिन उसके जाने के बाद, या कहिए कुएं में समाने के बाद, असली भयावहता शुरू होती है। गांव वाले बदलने लगते हैं, एक एक करके। बदलने लगते हैं किस तरह? स्रोत इसका बहुत विचलित करने वाला वर्णन करता है। उनकी मुस्कानें जरूरत से ज्यादा चौड़ी हो जाती हैं। चौड़ी मुस्कानें? हाँ, जो खुशी नहीं बल्कि किसी विकृति का संकेत देती हैं। आंखें झपकना बंद कर देती हैं। बिना झपके घुरती हुई आंखें। हाँ, बेजान। उनकी बातें बेमतलब की बुदबुदाहट बन जाती हैं। और इस बुदबुदाहट से हवा में सड़न जैसी गंध फैलती है। सड़न जैसी गंध बातों से? हाँ, ये सिर्फ व्यवहार का बदलना नहीं लगता, ये अस्तित्व का बदलना है। कहानी साफ कहती है वे अब इंसान नहीं रहे थे। इंसान ना रहना, ये हिस्सा कहानी का सबसे गहरा और परेशान करने वाला पहलू है। हाँ, यहाँ जो आकर्षक है वो है इस परिवर्तन की व्याख्या की स्पष्टता। क्या ये बाहरी कब्जा है? मतलब क्या कुएं से निकली कोई शक्ति या वो महिला उन पर हावी हो गई हैं? हो सकता है। या ये सामूहिक पागलपन है जो चरम दर और लगातार फुसफुसाहटों के दबाव में पैदा हुआ? या फिर ये कोई शारीरिक अलौकिक कायापलट है? स्रोत जानबूझकर इसे खुला छोड़ता है। हाँ, ये अस्पष्टता ही डर को और बढ़ा देती है। बिल्कुल, क्योंकि अज्ञात हमेशा ज्ञात से ज्यादा भयावह होता है। इंसान न रहना, इसका मतलब हो सकता है उनकी चेतना का मर जाना, उनकी पहचान का मिट जाना, या उनका किसी और चीज के लिए महज एक खोल बन जाना। पहचान का पूरी तरह खो जाना। हाँ, उसका चरम रूप। और ये बदलाव इतना मुकम्मल है, इतना पूरा है कि जब गांव का मेयर, शायद आखिरी बचा हुआ समझदार व्यक्ति, अच्छा, मेयर? हाँ, जब वो भागने की कोशिश करता है तो वो नाकाम रहता है। कहानी बताती है कि वो घंटों जंगल में दौड़ता रहा, लेकिन पर हर रास्ता घूम फिरकर उसे वापस उसी कुएं की तरफ ले आता। जैसे पूरा माहौल ही उसके खिलाफ हो गया। हाँ, एक अदृश्य जाल। उसकी चीखें कई दिनों तक गूंजती रहीं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। कोई मदद के लिए क्यों नहीं आया? क्योंकि जैसा स्रोत कहता है, वीरवुड में मदद करने या महसूस करने लायक कोई इंसान बचा ही नहीं था। वो सब उस बदलाव का हिस्सा बन चुके थे। हाँ, ये पूरी तरह से निराशा और अकेलेपन की स्थिति है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो ये परिवेश का हथियार बन जाना लोक कथाओं का एक क्लासिक तत्व है। लेकिन यहाँ ये मनोवैज्ञानिक कैद का भी प्रतीक है। मनोवैज्ञानिक कैद? हाँ। जंगल का रास्ता भटकना शायद मेयर के अपने मन की स्थिति को दर्शाता है। कोई बच निकलने का रास्ता नहीं है, ना बाहर ना अंदर। उसका हर प्रयास उसे वापस समस्या के केंद्र यानी कुएं तक ले आता है। ये दिखाता है कि खतरा सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि शायद अंदरूनी भी हो चुका है, जिससे भागना नामुमकिन है। गांव का अंत सिर्फ भौतिक नहीं
बल्कि मानसिक और आत्मिक भी है। और कहानी यही खत्म नहीं होती है। ये बात इसे और भी खौफनाक बनाती है। अच्छा, और क्या है? स्रोत के अनुसार वीरवुड आज भी मौजूद हो सकता है, जंगल के किसी अनदेखे कोने में, समय से बाहर। आज भी? हाँ, अगर कोई भटका हुआ यात्री वहां पहुंच जाए तो उसे गांव शांत खड़ा मिलेगा, चिमनियों से धुआं निकलता दिखेगा, जैसे वहां जीवन हो। लेकिन कैसा जीवन? हाँ, शायद वैसा नहीं जैसा हम समझते हैं। और सबसे परेशान करने वाली बात यह है, अगर कोई उस पुराने कुएं के ज्यादा करीब जाता है तो उसे फुसफुसाहटें सुनाई देंगी, और ये फुसफुसाहटें सिर्फ बेतरतीब शोर नहीं होंगी, वे उसका नाम पुकारेंगी। नाम पुकारेंगी? हाँ, वे सुनने के लिए विनती करेंगी, लुभाएंगी। ओह! और अंतिम चेतावनी बिल्कुल सीधी है, उन्हें सुनना मत, ध्यान मत देना। क्यों? अगर सुन लिया तो? क्योंकि अगर उन्हें साफ साफ सुन लिया, पूरी तरह से उन पर ध्यान केंद्रित कर लिया, तो वे कभी बंद नहीं होंगी। वो आवाजें हमेशा के लिए मन में बस जाएंगी। और सुनने वाला? वो भी जल्द ही बदल जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे वीरवुड के लोग बदल गए थे। तो आखिर ये सब हमें क्या बताता है? ये बताता है कि वीरवुड का खतरा सिर्फ एक बीती हुई कहानी नहीं है, ये एक सतत मौजूद रहने वाली चेतावनी है। चेतावनी? हाँ, फुसफुसाहटें यहां सिर्फ ध्वनि नहीं है, वे एक संक्रामक विचार, एक मानसिक वायरस की तरह हैं। वे परिवर्तन लाने वाली शक्ति हैं। कहानी का अंत ये इशारा करता है कि खतरा बाहरी आक्रमण जितना नहीं, जितना कि हमारी अपनी सुनने की, ध्यान देने की और शायद अनजाने में स्वीकार करने की क्रिया में है। मतलब सुनने का एक्ट ही खतरनाक है। हाँ, यहाँ सुनना सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं, बल्कि एक मानसिक समर्पण बन जाता है, जो व्यक्ति की पहचान को मिटा सकता है। ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे संवाद और जानकारी का विकृत रूप, मतलब फुसफुसाहटें, विनाशकारी हो सकता है। तो वीरवुड की कहानी महज एक डरावनी कथा नहीं है, ये हमें सोचने पर मजबूर करती है। अलगाव के परिणामों के बारे में, अनजाने के प्रति हमारे आदिम डर के बारे में, और कैसे सबसे शांत, भूली बिसरी जगहें भी अपने भीतर गहरे, संक्रामक रहस्य छुपाए रख सकती हैं। हाँ, ये पहचान, समुदाय और वास्तविकता के टूटने की कहानी है। इस स्रोत से मुख्य सबक शायद यही है कि कैसे बाहरी प्रभाव, जैसे वो अजनबी महिला, या शायद अंदरूनी कमजोरी जैसे डर या अंधविश्वास, एक बंद समुदाय को अंदर से खोखला कर सकता है। बिल्कुल। फुसफुसाहटें इस विघटन का माध्यम बनती हैं, वो संवाद की जगह लेती हैं और अंततः पहचान को ही बदल देती हैं। सही। ये हमें याद दिलाता है कि कुछ स्थान और कुछ विचार अपनी नकारात्मक ऊर्जा को बनाए रख सकते हैं, और सुनना जैसी साधारण क्रिया भी खतरनाक परिणामों को जन्म दे सकती है, अगर सुनी जा रही चीज जहरीली हो। ये कहानी शब्दों और ध्वनियों की शक्ति को भी उजागर करती है। हाँ, वे बना भी सकती हैं और मिटा भी सकती हैं। और श्रोताओं के मन में एक विचार छोड़ते हुए ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है, क्या वीरवुड जैसी जगह हैं समय और नक्शों से परे वाकई हो सकती हैं? ऐसी जगहें जहां बाहरी दुनिया के नियम लागू नहीं होते, जहां पुराने डर आज भी जिंदा हैं। हाँ, और अगर कभी किसी अनजानी फुसफुसाहट में हमें अपना नाम सुनाई दे, जो हमें सुनकर लुभाए, तो क्या हम में उसे नजरअंदाज करने की इच्छा शक्ति होगी? या कुछ फुसफुसाहटें इतनी मोहक या शक्तिशाली होती हैं कि उनका सुना जाना ही तय होता है। और एक बार सुन लेने के बाद क्या वापसी का कोई रास्ता बचता है?